देखिए, ऐसा है कि हर तकलीफ जो भी मेंटल इलनेस होती है, ज़्यादातर वो एंग्ज़ायटी से शुरू होती है। एंग्ज़ायटी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल इस लेवल पे चला जाता है जहाँ पे आपको फिज़िकल सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। और आजकल के जनरेशन में जितना नशा, एडिक्शंस, ये तो डॉक्टर राजेश मेहता को पता ही होगा कि अब जितना बढ़ गया है, वो हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट इस समय नशा कर रहे हैं, 50% से ज़्यादा। जी। छोटे बच्चों की बातों में हँसी, खुशी और सच्चाई होती है, तो उनकी बातों को मैं सोच-सोच कर उनकी जो बचपन की जो मुस्कुराहट है अपने में संजो लेती हूँ। यही कारण है, मेरे पूरा परिवार कहता है कि आप इतनी मुश्किलातों में भी अंजू हँसती रहती हो। तो मैंने कहा रो के भी क्या मिलेगा? कुछ मिलना नहीं है, वो मुझे मालूम है। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। हम सबकी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आजकल जिसे देखो उसको टेंशन रहती है, चाहे कोई एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई वर्किंग पर्सन हो, कोई हाउसवाइफ हो, आप किसे भी देख लीजिए, उसको टेंशन है किसी ना किसी बात की। कई वजहें हैं टेंशन की। किसी के पास अगर पैसा नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उसको टेंशन है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको टेंशन है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, वो डॉक्टर्स के पास जा रहा है। किसी के पास कोई और वजह है, मान लीजिए काम ज्यादा है, वर्कलोड है, तो उसको टेंशन है। और किसी के पास काम नहीं है तो उसको भी टेंशन है। तो टेंशन, मुझे आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला, बहुत कम ही लोग मिलते हैं जिनको टेंशन फ्री होते हैं, जो बिल्कुल मस्त रहते हैं, हमारे डॉक्टर नवनीत कालरा की तरह, जो जिनको टेंशन नहीं होती। हमें ऐसा लगता है। और बाकी तो अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा लेता हूं हमारे गेस्ट का। हमारे साथ डॉक्टर राजेश मेहता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश मेहता साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, और मेरे बहुत पुराने मित्र भी समझ लीजिए, और मैं उनका पेशेंट भी हूं। तो डॉक्टर साहब हर टाइम मेरे साथ, कोरोना के टाइम में हो या कोरोना के बाद हो, हर समय उनकी गाइडेंस मुझे मिली है। और मैं कहूंगा कि अगर मैं आज आपके सामने जिंदा नजर आ रहा हूं तो डॉक्टर मेहता की वजह से, और डॉक्टर नवनीत कालरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी वजह से। डॉक्टर नवनीत कालरा हमारे फिजिशियन हैं और फेमस यूट्यूबर हैं। इनके मेरे ख्याल 9 लाख तो सब्सक्राइबर हो गए होंगे। और हमारे साथ गीता शर्मा है, मुंबई से सीधी जुड़ रही हैं, जो सोशल वर्कर हैं। और हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, अंजू शर्मा। ये भी सोशल वर्कर हैं, अंजू शर्मा, लेकिन कांग्रेस की नेता भी हैं। तो मैंने आज उनको नेता की हैसियत से नहीं बुलाया, एक सोशल वर्कर की हैसियत से बुलाया है। तो और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, राजीव मलिक। राजीव मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आज का विषय जो है, विषय है हम सबकी बात में कैसे रहें हम टेंशन फ्री, ये हमारा विषय है। तो मैं बात शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर राजेश मेहता से, जो जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। सर, टेंशन अगर हम लें, और या दूसरे वर्ड्स लें, जैसे एंजाइटी हो गया या स्ट्रेस हो गया, ऐसे कई तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं। इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या सब सेम ही है या सब अलग है? थोड़ा समझाइए कि ये टेंशन है क्या, टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इनका थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा या सिमिलैरिटी हमें समझाइए जरा सर। देखिए, वैसे तो ये जो टर्म्स आप बता रहे हैं, ये कॉमन टर्म्स ही हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी किस कंडीशन में हो। स्ट्रेस का मतलब है कि आप एक फील कर रहे हो प्रेशर, और एंजाइटी एक तरह की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप अनड्यू, अननेसेसरी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है आपकी, मतलब है बॉडी रिस्पॉन्ड करने लग जाती है स्ट्रेस को डिफरेंटली, तो आप अनकंफर्टेबल फीलिंग में आ जाते हो, तो वो स्ट्रेस से आगे की कंडीशन आ जाती है। बाकी अगर कोई कहे कि इस वक्त हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, मेरे ख्याल में ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मन जो है वो इसका कारण है।
मन कभी भी आपको चैन से बैठने नहीं देता। वो हमेशा किसी न किसी चीज पे उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, पकड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, नई-नई चीजें डिजायर बनाएगा, इंट्यूशन बनाएगा कि ये करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लानिंग बनाएगा, तो उससे आपकी स्ट्रेस का लेवल कहीं न कहीं वो बनाता रहता है कि कुछ कर, बैठ मत, कुछ कर। अब वो करने में कई बार होता क्या है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप बढ़ते तो हो, लेकिन एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं मिलता, या आप सक्सेसफुल नहीं होते, या आपको फीडबैक कैसा मिलता है सोशली, वो स्ट्रेस उस हिसाब से बढ़ता जाता है। और अगर मान लो आपका काम नहीं बन रहा, या आप बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे जा रहे हैं डिजायर के हिसाब से, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर उससे एंगर आएगा, फिर और स्ट्रेस बढ़ेगा, वो स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जाती हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इसका आउटकम आता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी जो पर्सन है उसकी नेचर कैसी है, उसकी अपनी स्टैंडिंग सोशल लाइफ में, फैमिली में कैसी है, और वो किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करता है। तो स्ट्रेस तो रहेगा, अब उसको कितना बढ़ाना है, घटाना है, अवेयर होना है, हैंडल करना है, वो उस आदमी की अपनी नेचर पे आएगा। तो हर आदमी अपने हिसाब से उसको इवॉल्व करता है कि मैं किस तरह से इस चीज को हैंडल करूं। उसमें कई बार आदमी सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। जब नहीं होता है तो फिर उसको हेल्प की जरूरत भी पड़ सकती है, या फिर अपने आप को वो थोड़ा सा बैलेंस कर लेता है, चेंज कर लेता है, अपने एटीट्यूड को, अपने डिजायर्स को थोड़ा मेलो डाउन कर सकता है। तो अल्टीमेटली बात यहीं पे आती है कि एक सिचुएशन है जिसमें स्ट्रेस है, स्ट्रेस रहेगी। अब आप उसको कैसे लेते हो और अवेयर होते हो और कैसे हैंडल करते हो, ये हर एक की अपने अपने कैपेसिटी होती है। जिसमें कैपेसिटी कम होती है वो बीमारी की तरफ चला जाता है, जिसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसकी नेचर थोड़ी स्ट्रांग है, पर्सनालिटी स्ट्रांग है, अचीवमेंट्स हैं उसकी लाइफ में, उसको थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। तो डॉक्टर साहब, डिप्रेशन भी एक हम टर्म यूज करते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफरेंस समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हर तकलीफ जो भी मेंटल इलनेस होती है ज्यादातर वो एंजाइटी से शुरू होती है। एंजाइटी एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल इस लेवल पे चला जाता है जहां पे आपको फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे टेंस हो गया, मस्कुलर थोड़ा सा जैसे स्टिफनेस आने लग जाएगी, हेडेक होने लग जाएगा, इरिटेबल हो जाएंगे, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, माइंड ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज के पीछे अननेसेसरी दौड़ रहा है, मैं नहीं चाहता फिर भी सोच रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो एंजाइटी की होती है, जिसमें आदमी थोड़ा सा हार्ट पे भी इफेक्ट आता है, सांस पे भी इफेक्ट आता है, ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ा सा चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं, स्वेटिंग हो सकती है, किसी किसी को चक्कर आ सकते हैं, किसी को थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कई लेडीज को आपने देखा होगा सडनली अनकॉन्शियस हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स में आती हैं। अब डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब इसका जो आदमी अपना जो पेशेंट है उसका रिस्पॉन्स क्या है। अगर उसका रिस्पॉन्स एंजाइटी के ऊपर ये है कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब गड़बड़ हो गया, और नेगेटिविटी में जाने लग गया और परसिस्ट करने लग गया, 2-3 हफ्ते तक उसको लगा कि अब मामला बिगड़ गया है, तो उसको हम डिप्रेशन की 3 हफ्ते के बाद में मानते हैं कि अब वो डिप्रेशन में जा रहा है। अब सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन जो एंजाइटी है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है और बहुत बड़ी बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन शुरुआत होगी एंजाइटी से। तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब समझाया है। हमारे साथ डॉक्टर नवनीत कालना है जो जाने माने फिजिशियन है। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले किसी को कोई तकलीफ होती है ना, कोई टेंशन होती है या बीपी बढ़ जाता है उसका, तो वो सबसे पहले फिजिशियन के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के बाद तो बाद की बात आती है। तो आपके पास डॉक्टर साहब कैसे पेशेंट्स आते हैं और आप क्या क्या देखते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस है इसका क्या रीजन है, क्यों इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है नौजवानों में आजकल? देखो, जैसे डॉक्टर राजेश मेहता ने बताया है ना, काफी हद तक उन्होंने बहुत सीधे साधे शब्दों में बताया कि स्ट्रेस एक फीलिंग है। एंजाइटी जब बहुत ज्यादा हो जाए तो बॉडी पे आना शुरू होता है। हमारे पास एज ए फिजिशियन और हमारे पास लोग, जैसे चेस्ट पेन हुआ तो उसको नहीं पता है कि चेस्ट पेन उसको एंजाइटी है या उसको हार्ट प्रॉब्लम है। तो हमारे पास, मैं यकीन मानोगे, आपकी 50% से ज्यादा पेशेंट
हमारे पास साइकेट्री के आते हैं। प्योर साइकेट्री के पेशेंट अगर नहीं कहें तो एंजाइटी डिप्रेशन के 50% से ज्यादा पेशेंट को ये होता है, चाहे वो एसोसिएटेड हो या प्योर एंजाइटी डिसऑर्डर हो। और हर मेडिकल इलनेस के साथ थोड़ा बहुत एंजाइटी डिप्रेशन जुड़ जाता है जब वो क्रॉनिक हो जाती हैं तो, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रेस होते हैं। कल बच्चों का एग्जाम है तो बच्चे को अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो वो पढ़ेगा क्या? तो पॉजिटिव स्ट्रेस होना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रेस की हर चीज में आपको स्ट्रेस नजर आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जैसे मैं यूट्यूबर भी हूँ और मैं काफी, मुझे पढ़ना भी पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, और काफी रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको अपनी एंजाइटी का रूट कॉज पता चल जाए तो आप उस पर विजय पा सकते हो। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरी टेंशन का कारण क्या है, मेरे स्ट्रेस का रीजन क्या है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो झेलते हैं, और साथ वाले भी झेलते हैं, उनके परिवार वाले भी झेलते हैं। पर हाँ, हमारे पास जब जितने भी, मैं ज्यादातर पेशेंट आजकल, क्योंकि कार्डियक फोबिया बहुत हो चुका है, सडन कार्डियक डेथ हो रही है, तो एक तो हेल्थ को लेके कुछ लोग बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कोविड के बाद ना बहुत ज्यादा एक एंग्जाइटी के शिकार हो चुके हैं। सबको ये लग रहा है कि मुझे कुछ हो ना जाए या मुझे कुछ हो रहा है तो कहीं ये हार्ट प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कई बार इसका उल्टा भी होता है, जब लोग सोचते हैं कि यार ये कुछ नहीं है, एंग्जाइटी होगी, और कई बार हार्ट प्रॉब्लम भी निकलती है। ये बात भी फैक्ट है। तो एंग्जाइटी हमारा बॉडी और माइंड का ना एक रिलेशन होता है आपस में। जब वो बिगड़ जाए तो समझो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। शुरुआत आपकी एंग्जाइटी से हो रही है, धीरे धीरे कब आप फिजिकल इलनेस, साइकोसोमेटिक सिम्टम आने शुरू होते हैं, कब आपको उसकी वजह से, एंग्जाइटी की वजह से आपका लाइफस्टाइल सब चेंज हो जाता है। ये सब ना, ये जैसे डॉक्टर मेहता ने बोला कि हर इंसान को पता होना चाहिए कि मैं कितना स्ट्रेस झेल सकता हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप मेरी गाड़ी में पीछे देखेंगे ना, ये देखो यहाँ फर्नीचर पड़ा हाँ हुआ है, जी, हाँ जी, फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपको अपना एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मैंने करीब 6 महीने पहले क्लिनिक स्टार्ट किया था शाम का। मैंने शाम का क्लिनिक बंद कर रखा था बड़े टाइम से, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मुझे अपने स्टेमिना का पता है कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाने हैं, मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करना है, मेरे और काम भी ऑनलाइन होते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा वो हो चुका था, तो मुझे ये लगता था चलो, ये मुझे किसी ने ऐसी जगह दिखाई, मैं ये फर्स्ट फ्लोर पे जगह थी, मैंने शुरू कर दिया। पर मुझे 6 महीने में ये समझ में आ गया नवनीत कि तू वैसे ही मस्त जैसे पहले था ना, तू वैसे ही ठीक रहता है। तू जब जब ये सब शाम के काम करता है ना, तू टेंशन में आ जाता है। तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया है। तो अच्छा, आपको अपने स्ट्रेस का एक लेवल पता होना चाहिए कि आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हो। देखो, बड़े सारे लोग हैं जो शाम को अगर मैं किसी हॉस्पिटल में भी काम करूं तो मैं 2-3 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे वो त्याग करना पड़ता है। मुझे अपनी हेल्थ सबसे मेरे पहले ही है। अगर मेरे में इतना स्ट्रेस होता कि मैं, जैसे लोग रात को, हमारे कई डॉक्टर भाई रात को 2-2 बजे 3-3 बजे हॉस्पिटल जाते हैं, कोई एंडोस्कोपी कर रहा है रात के 3 बजे जाके, कोई 4 बजे जा रहा है, सुबह कब सोते हैं कब उठते हैं। तो मैं तो डॉक्टर्स को देख के भी हैरान होता हूँ कि यार ये इनकी लाइफ चल कैसे रही है। अल्टीमेटली ठीक है, उन लोगों ने गोल मान लिया कि हम 45 के बाद, 50 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, या हम इतना कमा लेंगे, फिर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये सब अपना स्टेट ऑफ माइंड है। हमारी एज ग्रुप में आके मैं 55 प्लस हूँ, और मुझे लगता है कि शायद लाइफ का मीनिंग जो है ना, हर एक के लिए अलग अलग है। सक्सेस का मीनिंग अलग अलग है, सब कुछ हर एक के लिए अलग मीनिंग अलग अलग है। देखिए, आपको अपना रूट कॉज पता होना चाहिए। और आजकल के जनरेशन में जितना नशा, एडिक्शन, ये तो डॉक्टर राजेश मेहता को पता ही होगा कि अब जितना बिल्कुल, बढ़ गया है, वो हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था। 50% से ज्यादा स्टूडेंट इस समय नशा कर रहे हैं, 50% से ज्यादा। जी, तो बहुत ये बड़ी बात बोली है। जी, आपने बड़ी बड़ी बात बोली है। 50% हाँ तो बहुत बड़ा है फिगर। हाँ जी, सर, ये आपको यकीन नहीं होगा, 50% मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, हाँ मैं जी। इवन मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, मेडिकल कॉलेज की हालत खराब है, मेडिकल स्टूडेंट्स की हालत खराब है। मेरा तो वास्तव चलो उनसे। हम इसका बात करेंगे, सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। हमारे साथ अंजू शर्मा है। अंजू जी को मैंने कभी टेंशन में नहीं देखा, हमेशा खुश देखा है, हमेशा मस्त रहती हैं। क्या राज है अंजू जी? आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं, नेता हैं, और दूसरों को टेंशन देती हैं, खुद टेंशन फ्री रहती हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं है। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि जो मैं काम सोचती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मैं वही काम सोचती हूँ, और जितनी चादर होती है, मैं उतना ही पैर पसारती हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस उतनी हैं कि मैं ₹2 की छोटी भी होती थी, तो ₹2 की आइसक्रीम में भी खुश हो लेती थी, जो कि मेरी जो बाकी फ्रेंड्स ₹50 की आइसक्रीम खा रही होती थी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा स्ट्रेस फ्री इसलिए रहती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन मैं हमेशा करती हूँ। मैं जब डॉक्टर साहब की बात भी सुन रही थी,
तो भी लगभग लगा लो मैं उनकी आवाज तो सुन रही हूँ, पर मैं मेडिटेशन में चली जाती हूँ। मतलब मेडिटेशन का मतलब है अपना माइंड, मन और अपनी जीभा से एक एक सार हो जाना। तो मेरे हिसाब से जो मैं अब कभी परेशान अगर होती हूँ, तो मैं म्यूजिक वही सुनती हूँ जो मुझे पसंद है। वो म्यूजिक सुनते ही या वो म्यूजिक सुनते ही मेरे माइंड पे जो असर होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी कारण मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरी लाइफ में मेरे ख्याल से सबकी लाइफ में हर्डल्स होती हैं और मुश्किलातें आती हैं, पर उस चीज का जो परिणाम जो होता है वो मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि वो काम तो होना ही होना है, चाहे मैं हंस लूं चाहे रो लूं। तो हंस के काम करना, एज ए खेल खेल में काम करना मेरी ये हॉबी है। और मैं छोटे बच्चों से बात मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों की बातों में हंसी, खुशी और सच्चाई होती है। तो उनकी बातों को मैं सोच सोच कर उनकी जो बचपन की जो मुस्कुराहटें अपने में संजो लेती हूँ। यही कारण है, मेरे पूरा परिवार कहता है कि आप इतनी मुश्किलातों में भी अंजू हंसती रहती हो। तो मैंने कहा रो के भी क्या मिलेगा, कुछ मिलना नहीं है वो मुझे मालूम है। लेकिन मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, भजन भी बोलती हूँ और प्रभु की रजा में ज्यादा खुश रहती हूँ कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये मैं जानती हूँ। गीता का मैं सार भी पढ़ती हूँ, तो इसी कारण मैं खुश रहती हूँ। आपको कभी ये टेंशन नहीं होती कि भाई अगली बार चुनाव में टिकट मिलनी है कि नहीं मिलनी है, किसी दूसरे को तो नहीं मिल जाएगी टिकट? ये टेंशन तो होती होगी। मुझे मुझे कतई टेंशन नहीं है, किसी और को भी मिले। मैं तो चाहती हूँ दूसरा भी, क्योंकि हर एक चीज को पॉजिटिवली सोचोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। क्योंकि जो आप थ्रो करते हो वही आपको वापसी मिलता है। अगर टिकट के लिए मैं सोचती रहूंगी, परेशान हो जाऊंगी, तो मैं बाकी जो अपने काम है वो नहीं ठीक ढंग से कर पाऊंगी। मेरा मकसद मुझे मालूम है कि इलेक्शन नहीं है, मेरा मकसद है अपनी आत्मा की संतुष्टि। मेरी आत्मा का भोजन है शांति। कोई भी काम मैंने करना है या किसी से बातचीत भी करनी है, इवन मेरा झगड़ा भी अगर होता है, तो उसके बाद भी मुझे शांति चाहिए। वो शांति मेरे लिए भोजन है, मेरी आत्मा बहुत का। बहुत अच्छी जो बात अंजू जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं अक्सर आपके फेसबुक पे वीडियोस देखता रहता हूँ, आप रील्स बनाती रहती हैं। और हम इसी तरह हमारे डॉक्टर नवनीत कालरा हैं, वो भी रील्स बनाते रहते हैं, अपने आप को वो रहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी बिजी लाइफ में भी अपने आप को टेंस फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। हमारे साथ राजीव मलिक जी हैं, जिन्होंने यूएस की एक मैगजीन में ये काफी सालों तक इन्होंने काम किया है। पहले सर छोटा सा अपना परिचय दीजिए, बिल्कुल 30 सेकंड का, और फिर अपनी बात शुरू करिए और बताइए कि आपने टेंशन से कैसे आप बचे, और अपना अनुभव शेयर करिए हमारे साथ सर। हाँ, नमस्कार जी। अशोक जी, कालरा साहब, मेहता जी पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं, अंजू बिटिया और हमारी एक बहन भी जो जुड़ी हुई है, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अशोक जी, इतने सीरियस सब्जेक्ट को आपने उठाया है, और जैसे नवनीत जी ने कहा कि आज हमारे 50% बच्चे जो हैं वो ड्रग्स पे हैं, तो आप सोचिए कि कितना प्रेशर हमारी लाइफ में है इस टाइम। और जहां तक मेरा परिचय है, वो मैं एक हिंदुइज्म टुडे यूएसए का चीफ कोरेस्पोंडेंट रहा इंडिया और साउथ एशिया के लिए। और उस असाइनमेंट के दौरान मुझे कुंभ के मेलों में जाने को मिला, और मुझे जहां जहां अपनी हिंदू कम्युनिटी है विदेशों में भी, एशिया में, उनके टेम्पल्स में उनकी लाइफ को देखने का मौका मिला। और सच्चाई तो ये है कि जो ये टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी है, जैसे अंजू ने बताया कि वो कैसे डॉक्टर साहब की कॉल सुनते हुए भी अपने को एक तारतम्य में रख रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक छोटी बच्ची होने के बावजूद वो एक स्पिरिचुअल उनकी ओरिएंटेशन है लाइफ में, मेडिटेशन भी करती हैं। तो मैं इसको कोई हल्की फुल्की सी बात में कहूंगा तो दो शब्द किसी शायर ने कहे हैं कि या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे
या तू जिसे या तू तौफीक दे, तौफीक दे। वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन। तो या तो आपको दुनिया में हंसने के लिए यू हैव टू बी अ लिटिल क्रेजी, यू नो, आपको दीवाना होना पड़ेगा। जब आदमी दीवानगी में होता है, अच्छे मूड में होता है, खुश होता है, तो वो कई चीजें जो उसको नापसंद होती हैं और दूसरों के छोटे छोटे बिहेवियर जो उनको नहीं पसंद आते हैं, उनको वो दरकिनार कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो ये बहुत बड़ी एक फिलॉसफी भी है कि लेट गो, कि जाने दो। So you have to let go things, you have to let go the different views of people. आजकल तो अरोड़ा साहब हालात ये हो गए हैं कि डाइनिंग टेबल पे अगर डिस्कशन भी हो रही है तो वो भी इतना हमारे मुल्क की सिचुएशन और प्रॉब्लम इतनी पोलिटिसाइज्ड हो गई है कि आपस में ही गर्मा गर्मी हो जाती है, रिलेटिव्स के साथ हो जाती है। एक ये अजीब किस्म की स्ट्रेस चल रही है कि लोग, हाँ, और रोड रेस तो साहब तो रोड पे ही है शायद, तो रोड रेस के तो इंस्टेंसेस से हम लोग सब घबराए हुए हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज है वो ये है कि एक हाई लेवल ऑफ, जैसे मेहता जी कह के गए कि एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए। तो आपकी पर्सनालिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए जो किसी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी पर्सनालिटी में वीकनेस है तो जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो आपके लिए उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी पे किसी एक शायर ने बहुत दो शब्द कहे हैं, अरोड़ा साहब आपकी इजाजत से सुनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये कहा कि हमने हर गम खुशी में ढाला है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे कि हमने हर गम खुशी में ढाला है, अपना तो अंदाज ही निराला है, और जिन हादसों में लोग मरते हैं उन हादसों ने हमको पाला है। तो ये एटीट्यूड अगर लाइफ में हमारा होगा कि जैसे वो एक बुक भी थी कि भाई विनर, वी हैव टू बी विनर्स इन लाइफ, यू नो। तो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसे नवनीत जी जैसे लोग हैं, मैं इनके वीडियोस मैंने भी देखे हैं और बहुत ही ये एक कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा ये काम करते हैं। और यही एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन और हाई फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को रखना, जैसे हमारी बच्ची है अंजू अपने को हाई फ्रीक्वेंसी पे रख रही है, तो ये क्या कर रही है, ये संसार की छोटी मोटी चीजों से उठने की कोशिश कर रही है मेडिटेशन में जाके। फिर जब ये नीचे भी आएगी तो इसको कोई परेशान नहीं इजीली कर सकता। तो लेकिन लास्ट में अरोड़ा साहब मैं एक ये अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहूंगा कि ऐसी, अरोड़ा साहब मैं अभी कह सकता हूँ या नेक्स्ट सेशन में आप मुझे इनवाइट करें? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं अरोड़ा साहब कि हम जिसको कहते हैं अनइनवाइटेड ट्रबल्स। जैसे कि आपने मेरा केस देखा कि मैं एक शांतिपूर्ण और बहुत ही अपने आप में खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो मेरी बिल्डिंग में कोई सज्जन रहते हैं, उन्होंने एक मेरे घर के साथ, वो 4th फ्लोर पे है, मैं 1st फ्लोर पे हूँ, उन्होंने पेड़ नीम का जो मेरे फ्लोर के लेवल का उसको पूरी तरह से कटवा दिया, जो आपने बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई उसकी। अब 4 महीने हो गए जब मुझे समाज की कोई कोऑपरेशन नहीं मिली, क्योंकि उनका थोड़ा दबदबा है, उनका प्रभाव है। तो प्रभावशाली व्यक्ति होने की वजह से मेरा साथ देने में आज नेबर्स भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता, तो सब सिंपैथी रखते हैं बट नोबडी कम्स। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, एक अनइनवाइटेड ट्रबल आ गई, मुझे पुलिस केस करना पड़ा। और अब आप खुद सोचिए कि जो एक नेबर एक भाइयों की तरह होते हैं, अब मेरा पुलिस केस है और आमने सामने की या हमारी फैमिलीज की जो कन्फ्रंटेशन है, और नवनीत जी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की स्ट्रेस और किस किस्म की एंजाइटी हमें हो रही है। और अभी हमारा फॉरेस्ट में केस है, केस क्लियर है कि अगर वो सज्जन अगर
सॉरी फील करते हैं और इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो शायद पुलिस में ना जाके या पता नहीं कोई सोल्यूशन निकलता, पर वो इतने एडमेंट है अपने प्रभाव में कि कानून तोड़ने के बाद भी वो मानते नहीं है। तो अब ऐसे लोगों को अगर हम अरोड़ा साहब उनकी इस बात को सहते चले जाएं तो वो दबाते चले जाएंगे, अगर हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इस किस्म की जो स्ट्रेस और एंजाइटी अनइनवाइटेड हमारे गले आ गए मुझे मार वाली बात हो जाती है, तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही। राजीव जी, आपकी बात सुनी हमने पूरी। आपको जो पेड़ कटने से जो दिक्कत हुई, जो टेंशन आ गई, एंजाइटी आ गई, तो डॉक्टर साहब इस तरह की जो एंजाइटी आ जाती है कि जैसे उन्होंने उनका पेड़ जो है उन्होंने अपने बच्चों की तरह उनके फादर ने लगवाया था पेड़, तो उस पेड़ की वजह से उनको इतनी टेंशन आ गई। ऐसे मुझे भी लाइफ में मैंने इतना स्ट्रगल देखा है। मैंने अपने बड़े भैया को खोया, अपने पिताजी को खोया, अपने मदर को खोया। तो अपने जो हमारे रिलेशन में हमारे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम किसी को खो देते हैं, तब तो स्वाभाविक है ना हमें टेंशन आएगी। उससे कैसे बचें? ये तो अब आज का मैं किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया रिपोर्टिंग का। विकासपुरी पेट्रोल पंप के ऊपर एक टैंकर ने, पानी का टैंकर चाह रहा था जल बोर्ड का, उसने एक छोटी सी बच्ची को परसों 6 साल की बच्ची को नीचे कुचल दिया। उस बच्ची को 6 साल की बच्ची को, और उस बच्ची की डेथ हो गई। पहले उसको ज्योति नर्सिंग होम में लेके गए, फिर उसको वहां पे चंदन देवी में लेके गए और वहां पे डिक्लेयर डेड उसको घोषित कर दिया। तो अब मैं उनके घर गया हूँ, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। वहां पे सब, हर एक व्यक्ति टेंशन में है, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। तो इस तरह की जो स्ट्रेस टेंशन आ जाती है, जो किसी को खोने से आ जाती है, उसके लिए क्या समाधान है डॉक्टर साहब? मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और आपकी सजेशन से मैंने कुछ अपने आप को टेंशन फ्री रखा। मेरा तो बीपी इतना शूट कर जाता था, डॉक्टर नवनीत कालरा को भी मालूम है। तो इन तरह की जो समस्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है सर, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ये जब आप बोल रहे हैं कि जो चीज कंट्रोल में नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। दी ओनली थिंग इज कि हाउ मच यू वांट टू टेक इट। बहुत बार ऐसा होता है, अब जैसे शेख साहब ने बोला था कि भाई लेट गो, लेकिन ये लेट गो वाली सिचुएशन भी नहीं है। मतलब लेट गो तो जैसे इनके पुलिस केस वाले केस में लेट गो किया जा सकता है, थोड़ा अमीनेबल। होता क्या है कि एक म्यूचुअल लेवल पे जब बात होती है ना, थोड़ा ईगो का लेवल आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो अगर म्यूचुअल लेवल पे कभी डिस्कशन होता है, जैसे दो भाइयों में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, तो उसको जब वो कहते हैं ना कि डायलॉग से थोड़ा सा मेलो डाउन होती है चीजें और वो फिर लेट गो के लेवल पे आ जाती है। कोई ना कोई कहता अच्छा चलो छोड़ो यार। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि दीज आर एक्सीडेंट्स, जिसके अंदर एक बहुत कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होता है, जिसके अंदर आदमी शेकन अप हो जाता है। लॉस ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज बिगेस्ट लॉस। मतलब है उससे बड़ा कोई आदमी को स्ट्रेस नहीं हो सकती। तो नियर एंड नियर वन का, क्लोज का, किसी का लॉस हो जाए तो। दूसरा आता है लॉस ऑफ रेपुटेशन भी। तो जो लॉस ऑफ लाइफ है उसके अंदर इंसान का रिएक्शन स्वाभाविक है, उसको आप रोक नहीं सकते। और उसके अंदर आप कुछ करोगे भी तो उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि कोई आप एकदम से चीजों को शांत कर दोगे। टाइम विल हील देयर। ओनली थिंग इज कि व्हेन यू फील अदर पीपल आर इन सपोर्ट, और थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सपोर्ट है, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर देंगे या कोई हेल्प हो जाएगी, तो इंसान धीरे धीरे अपना एडजस्टमेंट करना शुरू कर देता है। अब कोई कहेगा जी ये तो कुछ नहीं है, जाने दो, लाइफ तो होती है, चली भी जाती है, मरने का किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन वो चीज कितनी भी सही हो, लेकिन वो चीज का इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। आप सही कह, बच नहीं सकते। और उसका सिर्फ ये है कि सोशल सपोर्ट कितना है, फैमिली सपोर्ट कितना है, वो चीजें धीरे धीरे उस आदमी को उस स्ट्रेस को झेलने के लायक बना देंगी। बाकी कई बार होता है कि बहुत सडन डेथ जितनी भी होती है उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, उसमें कई बार इंसान शेकन अप हो जाता है और कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं। जैसे कोई अचानक से चला जाता है तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति खड़ा है, मुझे दिख रहा है, मेरे को बुला रहा है। इस तरह की भी सिचुएशन आती है, उसमें हम ये मानते हैं कि दीज आर एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शंस। उनका कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ी बहुत मेडिसिन से ही काम बन जाता है।
बाकी जहां तक सवाल नवनीत जी ने उठाया था कि बच्चों का एडिक्शन का, यंग पीपल का, उसके ऊपर मैं ये जरूर बोलूंगा कि हमारी लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बच्चों को हमने इतने ज्यादा परमिसिवनेस दे दी है, इतने उनके राइट्स खड़े कर दिए हैं कि उनको लगता है कि वही राइट है, बाकी सब बेवकूफ है। बच्चों को बहुत राइट दे दिए हैं, कोर्ट्स ने बहुत राइट दे दिए हैं, हम लोगों ने सोशल लेवल पे, पेरेंट्स ने इतने राइट दे दिए हैं कि बच्चे की बात को काटने की हिम्मत नहीं हो रही आज की तारीख में पेरेंट्स को। टीचर्स को डांटने की इजाजत नहीं है, उसकी नौकरी चली जाएगी। अब ये सारी चीजें यहाँ लेके जा रही हैं कि बच्चों के अंदर एक मॉरल या एक कंट्रोल ऑफ इम्पल्सेस नहीं है, पेशेंस नहीं है। आप बच्चे को, किसी को आप थोड़ा सा भी बोलो, वो इमीडिएट रिएक्ट करता, पेशेंस ही नहीं है बच्चों में। अब ये सारा हमने सोशल चेंज इतना जबरदस्त कर दिया है या वो भुगतना तो पूरी सबको ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी घर के अंदर बच्चे अच्छे हैं और किसी घर के अंदर ऐसे हैं। अब ज्यादातर लोगों के पास में यही प्रॉब्लम है। तभी नवनीत जी ने बोला कि मोर देन 50% आर ड्रग एडिक्ट, क्योंकि उनको जो फ्रस्ट्रेशन है कहाँ निकले, फिर कोई गलत इंसान मिल जाता है, उसके साथ बैठ के वो शुरू कर देते हैं, फिर वो शुरू हो जाती है चीज। तो ये काफी ड्रग बच्चों को एडिक्शन कैसे हैंडल करना है, हमारी गलती वहां बहुत बड़ी हो रही है, जिसको कोई नहीं देख रहा है, और अल्टीमेटली इसका भुगतान आगे चल के सबको करना पड़ेगा। ड्रग एडिक्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम कभी एक टॉपिक रखेंगे और किसी दिन बात करेंगे। तो अभी तो हमारे पास टाइम की काफी लिमिट है। हमारे साथ गीता शर्मा है, मुंबई से हैं। गीता, आप हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनसे कुछ पूछना चाहेंगी या कुछ अपने एक्सपीरियंस या कुछ आप अपनी बात रखना चाहेंगी? पहले तो नमस्कार सबको। देखो, सबसे बड़ी बात है ये जो टेंशन, एंजाइटी, हर किसी की अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही इंसान करता है। कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी वो डिप्रेशन में चला जाता, आप उसको रोक नहीं सकते। इस चीज को मैंने काफी झेला है और मुझे इस बात का पता है कि जब किसी के ऊपर अटैक होता है तो उसको किस तरह से झेलना पड़ता है। और जो मेंटली पेशेंट जो है उसको ये नहीं पता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई पड़ी है, मुझे कोई दिखाए, उसको एक सपोर्ट चाहिए और वो उसको रियलाइज कराया जाए कि आपको मेडिसिन लेनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको क्या करना है, ये सब बताने की जरूरत पड़ती है। मुझे याद है, मैं 20 इयर्स वहां रहने के बाद अपने ससुराल में एक बैग और 7,000 रुपए के साथ बात ही, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। मेरी पोजीशन इतनी खराब थी। आज हमारी हालत ठीक है, अब योगा करना है, ऑफिस जाना है, सारा ये सब हालात में थोड़ा सपोर्ट समाज का मिला, उससे थोड़ा फैमिली का सपोर्ट मिला, तो हम लोग उस हालात से निकल बाहर। तो आप ये नहीं सोच सकते कि कौन जानबूझ के कोई डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता, जानबूझ के कोई एंजाइटी में नहीं जाना चाहता। हर किसी की अपनी कैपेसिटी लेवल है, हर किसी का अपने हालात है कि वो कैसे करना चाहता है। इस टाइम पे हमारा ये है कि हम डॉक्टर्स के पास जाके काउंसलिंग करा के हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं तो यही कहूंगी, जिसको भी कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी है, वो देर ना लगाए, सीधा डॉक्टर के पास जाके काउंसलिंग ले। काउंसलिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बड़ी बात की गीता, आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। डॉक्टर नवनीत कालरा जी, फिजिशियन जो होता है उसके पास सबसे पहले जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो आप ऐसे क्या सिम्टम्स नजर आए, मुझे ऐसे क्या सिम्टम नजर आए जब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सिम्टम क्या नजर आए? सिम्टम जनरली क्या होता है कि पेशेंट जो हमारे पास आता है, फिजिशियन के पास आता है, तो उसको नहीं पता होता। सच बताऊं तो या तो उसके घर वाले लेके आते हैं, या घर में इतना माहौल खराब हो चुका होता है, या पेशेंट को खुद को इतना इस लेवल की एंजाइटी हो रही है कि उसको अब वो फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो गए। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मेरी पल्स फास्ट हो जाती है, मुझे पसीना आ रहा है, मैं गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे घुटन महसूस होती है ना। तो ये एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम वैसे ही होते हैं। कई बार मैं सच बताऊं तो कार्डियक पेशेंट मिस भी हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली सब देखते हैं, और यंग पेशेंट में जरूर कार्डियक पेशेंट मिस होते हैं
एंग्जाइटी के चक्कर में। चलो ये अलग टॉपिक है, लेकिन सिम्टम तो चलो डॉक्टर राजेश मेहता ज्यादा अच्छे ढंग से बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आते हैं वो इस तरह के ही आते हैं ज्यादा, कि नींद नहीं आ रही है, रात को हम उठ के बैठ जाते हैं, फिर या फिर कुल मिला के धीरे धीरे लोग एडिक्शन में भी चले जाते हैं इन चीजों की वजह से। और जो आपने बोला कि घर में किसी की डेथ हो जाए या वो हो जाए, ये सब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम लोग इसको बोलते हैं, और इसका इम्पैक्ट कई बार बहुत लंबा रहता है लाइफ में, कई बार जल्दी खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है वही पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे झेल पाते हो और आपको कैसी गाइडेंस मिलती है, और क्या कोई डॉक्टर या कोई काउंसलर आपकी मदद कर सकता है, घर वाले आपकी मदद कर सकते हैं। तो कई बार बहुत लंबी चीजें चलती है, मैंने खुद भुगता है, ये चीजें कई बार बहुत लंबी चलती हैं। जब सडन होता है ना, एक चीज होती है एक्सपेक्टेड है लाइफ में। मेरी मदर की अभी डेथ हुई है 82 की एज में, तो हमें पता था कि वो बीमार है, मैंने अपने माइंड को मेकअप कर चुका था कि जाना सबने है और वो अपने टाइम से जाएंगी, ठीक है। लेकिन सडन जब होते हैं कुछ चीजें, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे पर्सनल लॉस हो, नौकरी चली गई, फेल हो गए, फलाना हो गया, जब उम्मीद नहीं होती तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ। और वो पल जो होता है, जिस इंसान ने उसको पार कर लिया तो वो बादशाह बन जाता है, वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है जिसने उस लेवल को ठीक कर लिया। टाइम लगता है, टाइम में जैसे डॉक्टर मेहता ने ही बोला, सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर टाइम होता है, लेकिन उस टाइम पे आप कोई ऐसा काम ना कर लो कि जो जिंदगी भर आपको पछताना पड़े। जैसे कुछ लोग सुसाइड के अटेम्प्ट कर बिल्कुल, लेते हैं, वही सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, सुसाइड के अलावा एडिक्शन में चले जाते हैं। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जैसे मेरा मेडिकल एंट्रेंस में मैं काफी साल एग्जाम देता रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने एक साल बीएससी 12th के बाद ड्रॉप कर दिया था कि भाई चलो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद कर दूंगा, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं पता क्या हुआ, मेरे दिमाग में इतनी परेशानी हो गई, मैं तो डॉक्टर ही बनना चाहता था, मैं सीधा यमुना पुल पे पहुंच गया और यमुना के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक मैं पैदल ही चलता रहा और ये सोचता रहा कि मैं यमुना में छलांग लगा दूंगा। लेकिन मैंने जब अपने परिवार के बारे में सोचा कि मेरे पीछे परिवार का क्या होगा, ये सब कुछ मुझे आई, तो मैंने तय कर लिया कि नहीं, मैंने सुसाइड नहीं करनी, मैं इस बार नहीं हुआ अगले साल दूंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 17 साल तक मैं मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम देता रहा। 17 साल तक मैं अपना पढ़ाई भी, अपना कंप्यूटर भी करता रहा, इंस्टीट्यूट भी चलाता रहा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी तो शायद मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैंने अपनी टेंशन, मतलब अगर मैं ना देता ना तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। मैं देता रहा पेपर, अपने आप को बिजी रखा। तो अब अगर अपने आप को आप बिजी कर लोगे ना, तब भी आपकी टेंशन काफी खत्म हो जाती है। तो मैंने अपने आप लाइफ में, मैं हमेशा अपने आप को बिजी रहता हूँ। 42 साल की उम्र में मैंने अपने बड़े भैया की डेथ के बाद उनको खोया, तब भी मेरे में सुसाइडल अटेम्प्ट आया था। लेकिन इन सब चीजों से मैं आज आपके सामने इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया कि मेरे पीछे परिवार में मेरे साथ क्या होगा, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, जिम्मेदारी आती है, तो बंदे को आपको नजर आता है कि नहीं, मुझे अपनी ये जिम्मेदारी निभानी है। तो हम इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। सिर्फ डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश जी, सिर्फ एक छोटे 30 सेकंड में आप सिम्टम बता दीजिए कि कब एक साइकेट्रिस्ट के पास किसी को जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि सिम्टम्स तो सारे यही जो नवनीत काला जी ने बताए हैं उससे मिलते जुलते ही होते हैं शुरुआत में। लेकिन जब स्लीप डिसऑर्डर इस हद पे चला जाए कि वो नॉर्मल दवाइयों से काम नहीं चल रहा उसका, या उसको 3-4 हफ्ते हो चुके हैं और सब कुछ डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेशन है, बिहेवियर में चेंज है, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उसकी सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ने लग गया है, तो उसको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी उसको फील होता है, ज्यादातर शुरू में पेशेंट्स को फिजिकल सिम्टम्स ही होंगे। मेंटल सिम्टम यही होता है कि टेंशन की फीलिंग रहती है, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर उसके बाद में ओवर थिंकिंग जहाँ शुरू हो जाती है, चिंतन करना शुरू कर देता है वो अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। वहां से उसका जब चिंतन बढ़ता है तो फिर वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता, फिर उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उसका बिहेवियर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आगे चल के, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि नींद, अनेबल टू डू हिज वर्क विच ही यूज्ड टू डू अर्लियर कंफर्टेबली, और सोशल लाइफ में जैसे होता जाना मिलना बंद कर दिया, तो वो सारी चीजें जब शुरू होती हैं, इसका मतलब डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए।
तो काफी अच्छी चर्चा रही, बहुत ही पॉजिटिव बातें की गई कि कैसे टेंशन फ्री रहा जाए। तो हम टेंशन फ्री रह सकते हैं अगर हम इन सजेशन पे काम करें। हम हमारे जो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया। इसके अलावा हमारे जो पैनलिस्ट में और गेस्ट हैं, अगर वो 30 सेकंड में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, 30 सेकंड सिर्फ। अंजू जी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा देखो, छोटी सी जिंदगी है, हर चीज का परिणाम अच्छा होना चाहिए। ये सोचकर आप कभी भी टेंशन में ना आए, क्योंकि ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। आज अगर हम दुखी हैं तो कल हम सुखी होंगे। दुख और सुख हमेशा के लिए नहीं आता। अगर आज परेशानी है तो टेंशन ना करें, बच्चों से बात करें, अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं कि वो कितने मदमस्त हैं। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगी कि मेडिटेशन जरूर करें, भगवान का नाम ले तो आप जरूर स्वस्थ रहेंगे। गीता 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसा कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो तो फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि उनको सीधा डॉक्टर के पास ले जाए और वहां से उनकी काउंसलिंग कराएं, ताकि उनको बाद में लॉन्ग रन तक उनको मेडिसिन ना खानी पड़े। तो बड़े अच्छे नोट के साथ हम इस चर्चा को खत्म करते हैं कि देखिए, अगर आपको डिप्रेशन है तो पेशेंट कभी, जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है वो कभी नहीं कहता मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। आपके जो साथी होते हैं, मैंने तो खुद अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में ये सारी चीजें देखी हैं कि हमें उसको ले जाना पड़ेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। तो हमें अपने आसपास, अपने जो जिनसे हम प्यार करते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, और जब जरूरत हो तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवनीत काल्ला, डॉक्टर राजेश मेहता, गीता शर्मा, अंजू शर्मा, राजीव मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।